Hello everyone, welcome to my new video for class 7 literature chapter 3 A Hero written by R.K. Narayan। आज हम R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया एक छोटा सा कहानी जिसका टाइटल है ए हीरो उसके बारे में पढ़ेंगे। Before that, I want to introduce you all by the writer of this story, R.K. Narayan. I think we all know him. He is very famous personality, a very good writer. He had won so many awards. So let me tell you something about R.K. Narayan. The winner of Sahitya Akademi Award, R.K. Narayan is one of the greatest writer in English with world fame. R.K. नारायण जो है उन्होंने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है और वो साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीत चुके हैं, जिससे कि उन्हें सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो भी इंग्लिश नॉवेल्स या कहानी वगैरह लिखते हैं उनके बीच वो फेमस हुए। He has produced a big body of work. It includes more than a dozen novels and collection of many short stories. उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं, दर्जनों नॉवेल्स लिखे हैं उन्होंने, and most of his short stories take up an aspect to the characters or incident that has a topical relevance and they emanated from his own experience. उन्होंने जो कुछ भी अपनी कहानी में लिखा है या कहानी में उतारने की कोशिश की है वो कहीं ना कहीं उनके रियल लाइफ से वो प्रेरित थे, वो मोटिवेटेड थे। उन्होंने खुद का अपना एक्सपीरियंस किया था। एंड मोस्ट ऑफ देम सेंटर अराउंड अ स्मॉल टाउन नेम मालगुडी। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने मालगुडी का नाम सुना होगा। मालगुडी डेज R.K. नारायण की ही लिखी हुई एक बुक है। दे डिपिक्ट्स ट्रुथ ऑफ लाइफ। और जो भी कहानी वो लिखते हैं ना वो उसमें एक जिंदगी झलकती है। मतलब ऐसा लगता है कि वो जो हम कहानी पढ़ रहे हैं वो कहीं रियल में वो चीज़ हो रहा है। और जिसमें कि R.K. नारायण के हर कहानी में हम देखेंगे कि एक सेम कैरेक्टर रहता है जिसका नाम स्वामी रहता है, स्वामीनाथन रहता है, यू कैन से। तो ये जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है ए हीरो, ये उनमें से एक ही है। तो ए हीरो इज वन ऑफ देम। यू विल फील लाइक इट्स रियल। अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करेंगे। इसमें जनरली है क्या, जो कहानी स्टार्ट होता है उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से स्वामी जो है वो बहुत ही टिमिड टाइप का बच्चा रहता है, बहुत ही डरपोक टाइप का बच्चा रहता है। और उसके मन में एक थिंकिंग रहता है कि जो उम्रदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जिनके अंदर ताकत ज़्यादा है, वही लोग यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं और जो कमज़ोर लोग हैं वो यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। अब ये जो स्टोरी है ए हीरो इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग है। एंड इट डील्स विद द कैरेक्टर ऑफ स्वामी ए बॉय। और ये जो कहानी है वो स्वामी इसका मेन कैरेक्टर है, जिसमें कि स्वामी एक छोटा सा बच्चा है और उसका एक फॉल्स नोशन है, वो एक गलत धारणा बना के रखा है कि जो लोग
कमजोर होते हैं, जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं रहता है, वो यहाँ पे अच्छे से नहीं रह सकते हैं। तो उनके फादर जो है वो इस चीज को देखते हैं और वो महसूस करते हैं कि स्वामी जो है वो जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, उसके अंदर डर जो है बढ़ते जा रहा है। तो वो अपने बेटे को इस डर से ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, उसे एक चैलेंज देते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे कि क्या है इसमें। बीइंग अ स्मॉल बॉय, स्वामी इज timid and afraid of dreams and ghosts। जो स्वामी रहता है वो बहुत ही हमेशा बहुत ही डरा हुआ, सहमा हुआ रहता है, और जब भी वो सोता है उसे डरावने सपने आते हैं। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम फियर ही यूज्ड टू स्लीप विथ हिज ग्रैंडमदर। और इतना ही नहीं, वो इतना ज्यादा डरता था कि उस डर से बचने के लिए वो क्या करता था, हमेशा अपनी दादी माँ के बगल में ही सोता था। He used to sleep with his grandmother during night, and in his opinion, only aged and a strong person can do wonderful things। और उसके दिमाग में एक ऐसा बात था, उसको यही लगता था कि जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो उम्रदार हैं, जिनके अंदर ताकत है, वो ही वंडरफुल थिंग्स कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें जो ये कहानी स्टार्ट हुआ है उसमें ये दिखाया गया है कि स्वामीनाथन के जो फादर हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, और उसमें एक इंसिडेंट दिया रहता है जिसमें बताया जाता है कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो टाइगर से लड़ाई करता है और अपने आप को बचा करके वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है। तो जब उसके फादर ये कहानी स्वामी को सुनाते हैं तो स्वामी को लगता है कि ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा एक टाइगर से लड़ाई नहीं कर सकता है। तो जब ये बात स्वामीनाथन के फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कि इस बारे में तुम क्या सोचते हो, तब वो बताता है कि आई थिंक ही मस्ट बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन एंड नॉट एट ऑल अ बॉय। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर। जब उसके फादर उससे पूछते कि स्वामी तुम्हारा क्या ओपिनियन है उसमें, कि वो छोटा सा बच्चा कैसे उस टाइगर से लड़ाई किया या अपने आप को उस टाइगर से बचाया, तो स्वामी बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा या ग्रोन अप एक बड़ा आदमी होगा और उसके अंदर बहुत ही ताकत होगी, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा एक टाइगर से कैसे लड़ाई कर सकता है। तो अब जो स्वामी के फादर रहते हैं उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आता है, और वो बोलते भी हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि न्यूज़पेपर वाले गलत खबर छापते हैं न्यूज़ में। तो अब उसके फादर को ये चीज फील होता है कि स्वामी जो है वो इन सब चीजों से डरता है, उसके अंदर वो करेज नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो समझ पाएगा कि एक छोटा बच्चा भी बड़ा काम कर सकता है। A man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another may have the strength of a straw, but if he has courage, he can do everything. Courage is everything. Strength and age are not important. तब उसके फादर जो हैं वो स्वामी को समझाते हैं कि जैसे एक बड़ा सा ताकतवर हाथी भी है, उसके लिए एक छोटा सा तिनका भी तकलीफ दे सकता है। या हम जैसे हाथी और चींटी की कहानी सुने हैं कि एक बड़े से हाथी को एक छोटा सा चींटी हरा देता है। इन द सेम वे यहाँ पे भी स्वामी के फादर जो है वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि एज और स्ट्रेंथ मैटर नहीं करता है, करेज मैटर करता है। अगर जिसके अंदर साहस है और वो छोटा भी है तो वो बड़ा से बड़ा काम कर जाएगा, और कोई जो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, देखने में बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके अंदर अगर करेज नहीं है तो वो
कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अब इस कंसेप्ट को अपने बेटे को समझाने के लिए वो क्या करते हैं, एक शर्त रख देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो गलत खबर छापते हैं? तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। इन हिज ओपिनियन ओनली एजेड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन डू इज वंडरफुल थिंग। तो अब यहाँ पे जो स्वामी के फादर हैं वो, उनको महसूस होता है कि उनका बेटा कुछ ज्यादा ही डर रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। अब वो क्या करते हैं, वो डायलॉग्स जो है वो फादर और सन के बीच में चलते रहता है। एक्चुअली दिस स्टोरी opens with a lively dialogue between son and the father, and father is trying to convince the son that courage is everything, strength and age are not important। तो अब ये जो कहानी स्टार्ट है वो इसमें कन्वर्सेशन से ही स्टार्ट है कि कैसे स्वामी के फादर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसको कहानी सुनाते हैं, मतलब उसमें जो दिया गया था वो बताते हैं, लेकिन स्वामी उस चीज को मानने से इनकार कर देता है। तब उसके फादर उसको बार बार कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि करेज ही सब कुछ है, करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। ताकत और उम्र मायने नहीं रखती है। अगर एक छोटे से बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा साहस है तो वो बड़े से बड़े काम को कर सकता है। एंड फादर वांट्स स्वामी टू स्लीप इन द ऑफिस टू प्रूव हिज प्रपोजिशन। अब क्या होता है कि जब स्वामी के फादर को लगता है कि ये जो स्वामी है जो अंदर से बहुत डरा हुआ है, हमेशा डरा रहता है, कुछ भी मतलब उसके अंदर करेज नहीं है, तो अब उसके फादर क्या करते हैं, उससे एक शर्त लगाते हैं, उसे एक चैलेंज देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम बहुत ही डरते हो या तुम समझ नहीं रहे हो कि करेज ही सब कुछ है। अगर करेज किसी छोटे बच्चे के अंदर भी है तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो वो फादर क्या करते हैं, उसे एक प्रपोजल देते हैं। फादर वांट्स स्वामी टू स्लीप इन द ऑफिस टू प्रूव हिज प्रपोजिशन। अब स्वामी बोलते हैं कि स्वामी के जो फादर हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि स्ट्रेंथ और एज मैटर करता है और करेज मैटर नहीं करता है। तो आज से तुम क्या करोगे, तुम जो दादी माँ के बगल में जाके सो जाते हो, आज से तुम दादी माँ के बगल में नहीं सोओगे और तुम मेरे ऑफिस रूम में जाकर के सोओगे। तो अब स्वामी जो है वो परेशान हो जाता है कि कैसे वो ऑफिस रूम में सोएगा, और उसको ऑफिस रूम का वो सीन याद आने लगता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, धूल मिट्टी पूरे रूम में है, और जो वहाँ पे बुक्स वगैरह रखा हुआ है उसमें उसको डर लगता है कि उसके पीछे पता नहीं बिच्छू वगैरह स्कॉर्पियन वगैरह छुपा होगा, तो कैसे वो वहाँ पे रात बिताएगा। वो तो बहुत ही गंदी जगह है, जो ऑफिस रूम है वो बहुत ही डरावनी जगह है, और वैसे भी जब भी स्वामी सोता था तो उसे भूत और डरावने सपने ऐसे ही आते थे, इसीलिए वो डर से अपनी दादी माँ के बगल में सोता था। तो अब उसके पेरेंट क्या बोलते हैं, जो स्वामी के जो फादर थे उनको ये एहसास हो जाता है कि उनका बेटा जिस तरह से बड़ा हो रहा है वो बहुत डर रहा है, उसके अंदर से इस डर को निकालना होगा। इसीलिए वो चैलेंज करते हैं अपने बेटे को, और चैलेंज भी था एक तरह से, ऑर्डर भी था। और वो बोलते हैं अपने बेटे को कि ठीक है, आज से तुम ऑफिस रूम में ही सोओगे, और तुम जो दादी माँ के बगल में जाके सो जाते हो, तुम दादी माँ के बगल में जाके नहीं सो सकते। तो अब स्वामी क्या करता, टू ओबे हिज फादर ही स्लीप्स इन द ऑफिस रूम। अब उसके पास और कोई चारा नहीं रहता है, वो बार बार बहुत सारे बहाने बनाता है कि वो नेक्स्ट डे से ऑफिस रूम में सो जाएगा, वो कभी और सो जाएगा, ऑफिस रूम बहुत गंदा है। वो बहुत तरह से बहाने बनाता है ताकि उसके फादर जो है मान जाए और उसे ऑफिस में सोने से मना कर दे, क्योंकि उसको ये डर लग रहा था कि वो ऑफिस रूम जो है वो बहुत ही डरावनी जगह है, बहुत धूल मिट्टी है, वहां पे पता नहीं कौन कौन से कीड़े मकोड़े होंगे जो उसे तकलीफ देंगे, जो
उसे डराएंगे तो वो बहाने बनाने लगता है कि किसी तरह से फादर उसे उस ऑफिस रूम में सोने के लिए ना भेजे। लेकिन अब उसके फादर एकदम रिजिड हो जाते हैं। जब स्वामी को देखते हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो उसको एकदम जो स्वामी के फादर हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि आज रात से तुम ऑफिस रूम में ही सोओगे। अब स्वामी के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो अब वो क्या करता है, उसे मजबूरन ये बात माननी पड़ती है और उसे जा करके उस ऑफिस रूम में सोना पड़ता है। अब वो क्या करेगा, अब जाता है सोने के लिए, तो अब उसे वहां पे नींद नहीं आती है और फिर वो अपने फादर से बोलता है कि मैं इस ऑफिस रूम में सोऊंगा, लेकिन मैं इस ऑफिस रूम का जो दरवाजा है वो बंद नहीं करूंगा। उसके फादर उस ऑफिस रूम का लाइट ऑफ कर देते हैं, हर तरफ से अंधेरा रहता है और स्वामी बोलता है कि ठीक है, आप मैं आपकी हर बात मान रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ ऑफिस रूम में, तो एक बात आप मेरी मानिए। और वो बात क्या थी कि मैं इस ऑफिस रूम का गेट खुला हुआ ही छोड़ के सोऊंगा। तो अब जब वो ऑफिस रूम में जाता है अकेले सोने के लिए, फिर जब आधी रात हो जाती है, वो उसे नींद नहीं आती और उसे अजीब अजीब सा फीलिंग आते रहता है। वो अपने लाइफ में जितना भी भूत प्रेत और डरावनी कहानियों के बारे में सुना था वो सब कुछ उसको याद आने लगता है। उसको याद आने लगता है कैसे उसके फ्रेंड्स बोलते थे उस भूत के बारे में कि उसने भूत को देखा है, या उसका एक फ्रेंड था, उसके फादर को कैसे भूत ने थप्पड़ मार दिया था। या फिर एक और उसको कहानी याद आता है कि उसका फ्रेंड जब नदी के किनारे से गुजर रहा था तब उसे भूत मिला था। तो अब वो ऑफिस रूम में क्योंकि बहुत अकेला रहता है तो वो बहुत डरा हुआ रहता है और पूरी रात उसे नींद नहीं आती है। तो अब वो डर के उस ऑफिस रूम में सोया रहता है, उसे नींद नहीं आती। लेकिन दुनिया भर का उसने जितना भी डरावना कहानी सुना था या भूत प्रेत से रिलेटेड जो भी कहानी सुना था वो सारा उसे उस रात में याद आने लगता है। और उसके फादर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि तुम आधी रात में या बीच रात में उठ के, जब सारे लोग सो रहे होंगे, तुम उठ करके अपनी दादी माँ के पास जाके नहीं सोओगे, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कायर हो, तुम एक करेजियस पर्सन नहीं हो। तो अब उसे ये भी डर लग रहा था, उसके इमेज का भी बात था कि लोग उसे कायर कायर समझाएंगे, चिढ़ाएंगे, उसे डरपोक डरपोक बोलेंगे। और उसके फादर ने ये भी कहा था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे फ्रेंड्स को बता दूंगा कि तुम कितने बड़े डरपोक हो। तो अब स्वामी के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है उस रूम में सोने के अलावे। तो अब वो जब सो रहा है तो उसके अंदर में दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं और उसको नींद नहीं आ रहा है। तो अब वो क्या करता, उसे अंदर से डर भी लग रहा था, तो वो क्या करता है, जो बेंच के ऊपर वो ऑफिस रूम में जो टेबल जो बेंच था उसके ऊपर जो सो रहा था, वो क्या करता है, वहां से उठ करके टेबल के नीचे जो बेंच था उसके नीचे वो घुस जाता है और अपने आप को एकदम कोने में सुरक्षित कर लेता है और वहीं पे वो किसी तरह रात गुजारने की कोशिश करता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, he dream of tigers and devils approaching him in darkness under this illusion। अब जब वो बेंच के अंदर जाकर के अपने आप को एकदम सिकोड़ के अंदर घुसा करके सो जाता है या सोने की कोशिश करता है, तो अब उसे अचानक से अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं कि अभी अचानक से शेर आएगा या कोई भूत आएगा, कोई घोस्ट आएगा और उसे पकड़ के यहाँ से ले जाएगा और उसे मार डालेगा, उसे चीड़ फाड़ करके उसको फेंक देगा, उसको काट डालेगा। इस तरह के सपने उसे बार बार आने लगते हैं कि अभी अचानक से इस ऑफिस रूम में कोई आएगा और उस या कोई भूत आएगा, कोई घोस्ट आएगा और उसे मार डालेगा। ये उसका इल्यूजन था, ये उसका भ्रम था। उसको बार बार यही लग रहा था कि इस अंधेरी रात में इस डरावने रूम में कोई ना कोई भूत आकर के उस पर हमला करेगा और उसे मार देगा। लेकिन तभी क्या होता है, जैसे ही जैसे रात और गहरी होती जाती है तो पूरे रूम में एकदम सन्नाटा फैल जाता है
किसी का भी आवाज नहीं आते रहता है। बस रात में जो कॉकरोच होते हैं या जो एक दो जानवर सबका आवाज आता है, बस वही सब सुनाई दे रहा था। हवा के चलने का आवाज सुनाई दे रहा था, सरसराहट थी एकदम। तो वो सीन एकदम इतना ज्यादा डरावना हो रहा था कि स्वामी को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अब वो सोया भी तो था नहीं अच्छे से, उसे डरावने सपने भी आ रहे थे, उसे लग रहा था कि कोई आएगा और उसे अचानक से आकर के मार डालेगा। फिर क्या होता है, जब वो उस बेंच के नीचे छुपा हुआ था या घुस के किसी तरह से अपने आप को सेव किया हुआ था, तभी उसे महसूस होता है कि कोई रूम में या ऑफिस रूम में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। अब वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे लगता है कि वो घोस्ट ही है और वो आ रहा है उसके करीब और वो उसे मार डालेगा। तो अब स्वामी इतना डर जाता है कि उसे लगता है कि अब तो उसका एंड आ गया है, अब वो मरने वाला है। और अचानक से उस अंधेरी रात में, जहां से हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी, जो पूरा रूम अंधेरा था, पूरी तरफ सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, उस हल्की सी रोशनी में उसे ऐसा महसूस हुआ कि अचानक से कोई शेडो जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब उसको क्या लगता है कि उसके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो ऐसे भी मारा जाएगा। तो उसे लगता है कि वो भूत जो है उसे मारने के लिए आ रहा है, उसे अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है। तो घोस्ट, तो जो स्वामी था, वो अपने मन में सोचता है कि ऐसे भी तो मुझे मरना ही है, ये घोस्ट मुझे मार ही डालेगा, तो क्यों ना मैं अपने आप को एक बार बचाने की कोशिश करूं। तो जैसे ही वो शेडो नीचे आता है, ही हिट अपॉन अ शैडो, वो क्या करता है, उस परछाई पे टूट पड़ता है। एंड इतना ही नहीं, वो उस एकदम झपट्टा मार के उस परछाई के ऊपर कूद जाता है और उसे नोचने खसोटने लगता है और अपने दांत से उसे काटने की कोशिश करता है। अब उसके अंदर तो ये वहम आ गया था कि अब वो मरने वाला है, और वो उसे महसूस भी है कि कोई शेडो जो है वो नीचे आ रहा है। तो वो सोचता है कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तो क्यों ना मैं एक बार कोशिश करता हूँ अपने आप को बचाने की, क्या पता शायद मैं बच भी जाऊं। तो जैसे ही वो शेडो नीचे आता है, ये बिना कुछ सोचे समझे उस पे झपट्टा मारता है खूब जोर से, मतलब उसके ऊपर कूद जाता है और उसे जोर से दांत काट लेता है। और जैसे ही वो दांत काटता है, वैसे ही बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। और जब चिल्लाने की आवाज आती है, तो जो घर के और मेंबर्स थे वो भी उठ जाते हैं, और सब लालटेन और टॉर्च लेकर के, उसके फादर और उसके घर का जो सर्वेंट था, वो लोग दौड़ते हुए ऑफिस रूम की तरफ आते हैं और देखते हैं कि स्वामी जो है बहुत, मतलब आते ही वो लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं कि स्वामी बहुत ही डरा हुआ है। और उसके बगल में एक आदमी है जिसको हम लोग बर्गलर बोल सकते हैं, कोई चोर उचक्का था जो घर के अंदर घुस गया था। एंड अंडर peculiar circumstances he catches hold a burglar। अब वो उस डर में क्या करता है, जो परछाई नीचे आई थी उसे वो अपने दांतों से काट लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि अब तो वो मर ही जाएगा, तो क्यों ना एक बार अपने आप को बचाने की कोशिश की जाए। तो वो क्या करता है, उस शैडो को वो जोर से काटता है। और जैसे ही वो अपने दांत से उसे काटता है कि खूब जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो आ जाते हैं लाइट और टॉर्च लेकर के, और वो देखते हैं कि स्वामी बहुत डरा हुआ था। और उसके बगल में एक आदमी था जो कि एक बर्गलर था, चोर था, उसके एंकल से खून निकल रहा था। मतलब स्वामी ने जो दांत काटा था वो उसके घुटने में, सॉरी उसके केहूनी में, नॉट घुटने में, उसके केहूनी में से क्या होता है, खून निकलते रहता है। और वो एकदम घायल होकर के नीचे पड़ा रहता है, उसके नी में से खून निकलते रहता है और वो घायल होकर के नीचे पड़ा रहता है। तो वो जो स्क्रीमिंग की आवाज थी, वो जो चिल्लाने की आवाज थी, वो उस बर्गलर की थी। एंड इट वॉज एन इंस्टिक्टिव एक्ट अगेंस्ट अ डेंजरस सिचुएशन। अब ये जो एक्ट था उसका, दांत काटने वाला, वो बहुत ही
इंस्टिंक्टिव था, मतलब कि वो स्वतः अपने आप ही हो जाता, क्योंकि हम भी जब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और हमें लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें जो समझ में आता है अपने आप को बचाने के लिए हम वैसा ही करते हैं। और सेम बिल्कुल वैसा ही स्वामी के साथ भी होता है। जब स्वामी को लगता है कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा अपने आप को बचाने के लिए, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक बार कोशिश करूं, ताकि हो सकता है कि मैं शायद बच भी जाऊं। और यही सोच करके वो उस आदमी पे या उस शैडो पे वो झपट्टा मारता है या कूद जाता है और उसे घायल कर देता है, उसे उस दांत काट के उसे घायल कर देता है। और वो आदमी इतना जोर से चीखता है कि सारे घर के लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो इंसिडेंट होता है ये नेक्स्ट डे अखबार में छपता है। और क्या छपता है कि जो स्वामी था वो एक बर्गलर को पकड़ लेता है, जो बहुत ही वहाँ का फेमस वांटेड पर्सन था, जो जिसको पुलिस बहुत दिनों से खोज रही थी। वो बहुत ही बड़ा बदमाश था जिसे पुलिस खोज रही थी, और जो अनजाने में स्वामी के द्वारा पकड़ा गया। मतलब स्वामी अपने आप को बचाने के लिए उस बर्गलर को दांत काटता है और उसे घायल कर देता है। और जिस तरह से वो चिल्लाता है, घर के सारे लोग आ जाते हैं, पुलिस को कॉल कर देते हैं, पुलिस आती है। और नेक्स्ट डे ये खबर न्यूज़पेपर में छपता है कि स्वामी ने बर्गलर को पकड़ा। दिस इंसिडेंट इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एंड स्वामी इज डिक्लेयर्ड एज अ हीरो। और जैसे ये खबर अखबार में छपता है, स्वामी उस दिन हीरो के नाम से जाना जाता है कि एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े बर्गलर को, इतना जो बहुत ही खूंखार और बहुत ही डरावना, बहुत ही बदमाश इंसान था, उसे स्वामी ने पकड़वा दिया। तो वो नहीं चाहते हुए भी हीरो बन जाता है, एंड ही इज ऑनर्ड फॉर हिज ग्रेट डेड दैट इज डन अननोइंगली एंड इंसिडेंट एक्सीडेंटली। तो अब स्वामी को उस बात के लिए हीरो बना दिया जाता है जो कि अननोइंगली हुआ था, एक्सीडेंटली हुआ था। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था, या उसे लगता था कि वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। उसे यही लगता था कि जो उम्र में बड़े होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, बस वही अपने आप में कुछ अलग चीज कर सकते हैं। जो करेज मायने नहीं रखता है, साहस क्या होता है। लेकिन आज यहाँ पे ये चीज प्रूफ हो गया। और जब उसको कोई ऑप्शन नहीं मिला तो वो क्या करेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। और उस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसने वो काम करके दिखा दिया जो बहुत ही बड़ा या ताकतवर आदमी भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से हम शुरू में हमने बताया कि स्वामी जो था वो बहुत ही डरा हुआ बच्चा था, बहुत ही हमेशा डर के साथ रहता था, बहुत ही टिमिड टाइप का बच्चा था और बहुत ही डरा हुआ रहता था हमेशा। तो उस बच्चे ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। इवन स्वामी को खुद नहीं पता था कि वो कभी ऐसा काम कर जाएगा और जिसके लिए उसे इतना सम्मान मिलेगा। तो ये जो सम्मान उसे मिला था वो अननोइंगली मिला था, बिल्कुल एक्सीडेंटली मिला था। किसी ने नहीं सोचा था कि स्वामी कभी इतना बड़ा काम करेगा जिसकी वजह से उसे एक हीरो की उपाधि मिलती है। एंड द टाइटल ऑफ द प्ले इज एप्ट एंड जस्टिफाइड। तो ये जो टाइटल था ए हीरो का, वो इस इंसिडेंट के बाद जस्टिफाइड होता है कि ये जो कहानी का टाइटल ए हीरो रखा गया है वो बहुत ही सही है। एंड इट हैज आयरनिकल टच टू। और ये एक आयरनिकल टच भी है, मतलब कहने का कि जिस तरह से एक कमजोर बच्चा है, एक डरा हुआ बच्चा है, वो कभी भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन वो डर में ही, वो भय में ही इस काम को कर लेता है। तो ये भी एक आयरनी है, ये एक व्यंग है, एक कटाक्ष है कि कैसे एक कमजोर बच्चा, एक डरा हुआ बच्चा जो है वो इतने बड़े चोर को, इतने खूंखार चोर को पकड़वा देता है। तो ये जो टाइटल कहानी का रखा गया है ये हीरो, ये इस बात को सक्सेसफुली प्रूफ करता है। And thus a hero is a fantastic story that deals with a boy
एंड हिज साइकोलॉजी। तो ये जो ए हीरो जो स्टोरी है बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है विच डील्स विथ अ बॉय एंड हिज साइकोलॉजी, जो कि एक बच्चे और उसका जो एक मानसिक सोच है, जो उसका एक मन के अंदर जो उसका जो एक डर था, उसके बीच में ये एक कहानी है। एंड इट इज ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड द आयरनी ऑफ सिचुएशन। और इसमें बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि ये एक व्यंग है, कि व्यंग मीन्स कि एक कमजोर बच्चा, एक डरा हुआ बच्चा जिसके अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं है, वो एक बड़े से खूंखार चोर को पकड़वा देता है। तो ये स्टोरी था ए हीरो का, कि किस तरह से स्वामी जो एक बहुत डरपोक बच्चा रहता है अचानक से हीरो बन जाता है। लेकिन वो हीरो भी बनता है तो अचानक ही बनता, मतलब वो बिल्कुल कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके हाथ से भी कभी ऐसा कोई काम हो सकता है जिसकी वजह से उसे इतना ज्यादा सम्मान मिलेगा। और नेक्स्ट डे फिर जब उसे सम्मान दिया जाता है, लोग उसके बारे में तारीफ करते हैं, लेकिन वो तो एक इंसिडेंट था जो गलती से हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे से जब उसके फादर उसे बोलते थे कि आज से तुम ऑफिस रूम में सोओगे, तो वो क्या करता था, अपने फादर के आने से पहले ही, यानी ऑफिस से जैसे ही उसके फादर आते थे उससे पहले ही स्वामी क्या करता था, अपनी ग्रैंड माँ के बगल में जाकर के, अपनी दादी माँ के बगल में जाकर के सो जाता था। मतलब वो जो इंसिडेंट था, इसीलिए इसे आयरनी बोला गया है कि अगर ऐसा होता तो उसके बाद वो ब्रेव बन जाता, वो करेजियस बन जाता कि ठीक है अब मुझे डर नहीं लगता है और मैं अकेले जाके ऑफिस रूम में सो जाऊंगा। लेकिन इसीलिए इसे बार बार आयरनी प्रेजेंटेशन बोला जा रहा है, क्योंकि इस पे एक व्यंग किया गया, ये एक कटाक्ष किया गया है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट डे से जब भी, एक तो वो इतना फेमस हो गया, हीरो भी बन गया, लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन इन रियलिटी जो था उसका साइकोलॉजी अभी भी वही था। वो आज भी उतना ही डरा हुआ बच्चा था और उसे लगता था कि अगर फादर आएंगे तो बार बार उसे दोबारा वापस बोलेंगे कि जाओ तुम ऑफिस रूम में जाके सो जाओ। तो उनके आने से पहले ही वो क्या करता था, अपनी दादी माँ के बगल में जाकर के सो जाता था। और उसके बाद से कभी उसे किसी ने ये बात नहीं कही कि स्वामी तुम अकेले जाकर के ऑफिस रूम में सोगे या अकेले ही तुम सोगे। तो ये था कहानी ए हीरो, कि किस तरह से स्वामी जो है वो एक हीरो की तरह उभरता है, लेकिन उसके अंदर का जो डर था वो आज भी वैसा ही बना हुआ था। और जब भी उसे लगता था कि आज कहीं उसके फादर उसे आकर के कोई फरमान सुनाएंगे, उससे पहले ही वो, उनके आने से पहले ही वो जाकर के अपनी दादी माँ के बगल में सो जाता था। और उसके बाद से किसी ने उसे कहीं भी अलग से जाकर के सोने के लिए नहीं कहा। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ Swami, a hero. I think now you're able to understand the story. Just go through this story. अगर आपको कहीं कुछ नहीं भी समझ में आया होगा तो you will able to understand it. And in my next video I will provide you with question answers and other writing skills. That's all in this video, and please do subscribe my channel so that you can get my latest videos. That's all in this video.